मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेप्टिक अल्सर है, जिसे आप ड्यूरल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो चूंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके क्या कारण हैं, इस पर आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कारण समझ लेंगे तो आप उनका बचाव करेंगे, और अगर आप उनका बचाव करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि इस तरह की प्रॉब्लम में आप चपेट में नहीं आने पाएंगे। तो आज मैं पेप्टिक अल्सर के काजेस के बारे में बात करूंगा। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब आपको एसिड पेट में ज्यादा बनता है, तो जो एसिड है वो खाने की थैली को डैमेज कर सकता है, और ज्यादा डैमेज करेगा तो अल्सर जैसी बीमारी बनने का हमेशा खतरा रहता है। तो इसलिए एसिड का हाइपर प्रोडक्शन अल्सर बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। लेकिन जो हाइपर एसिडिटी है अकेला एक कारण नहीं है, और जो कारण है उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कॉमनली ये माना जाता है कि ज्यादा एसिड बनता है इसलिए अल्सर बन गया। ये एक पहलू है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दूसरे कारण है वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इंफेक्शन है, ये आपको समझना चाहिए। एक ये बैक्टीरिया है जो खाने की थैली में रहता है। ये वास्तव में एसिड के ऊपर ही पनपता है या थ्राइव करता है। ये जो इस तरह का जो बैक्टीरिया है हमारी खाने की थैली में बहुत लंबे समय तक रह सकता है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आपकी खाने की थैली में बैठा हुआ है। लेकिन ये आपकी खाने की थैली में डैमेज कर सकता है। डैमेज करके आपकी खाने की थैली में गैस्ट्राइटिस कर सकता है, जिसमें लालामी दाने उस तरह के उतर जाते हैं। ये अल्सर क्रिएट कर सकता है, जिसे आप घाव के नाम से जानते हैं। ये वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक है, इन द सेंस कि अगर हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन लंबे समय रहा या बार बार हुआ तो ये रिस्क पैदा करता है कि कहीं कोई कैंसरस प्रोसेस डेवलप ना हो जाए। नो, जो हेलिकोबैक्टर का जो इंफेक्शन है, वास्तव में हमारी खाने की जो थैली है उसमें जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, हमारी जो खाने की थैली है उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो हमारी खाने की थैली को एसिड से बचाती है। ये जो हेलिकोबैक्टर का जो इंफेक्शन है, इस म्यूकस की जो लेयर है इसको डैमेज कर देता है। इसको डैमेज कर देता है तो आपका जो एसिड है, जो आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार है, वो आपकी ही खाने की थैली की जो सतह है उसको डैमेज करने लगता है, इन अल्सर जैसी चीज को डेवलप कर देता है। तो हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन फॉर अल्सर फॉर्मेशन। तो एसिड इज वन, हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन इज टू। नाउ नंबर 3 पर आते हैं नॉन स्टेरॉइल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये बिल्कुल बात सही है कि जहां तक दर्द निवारक दवाइयों का प्रचलन है वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपको कमर में दर्द होता है, आप दर्द निवारक दवाई लेते हैं। आपको जोड़ों में दर्द होता है, आप पेन किलर लेते हैं। आपको सिर में दर्द होता है, आप पेन किलर लेते हैं। तो जो पेन किलर आप बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एस्पिरिन की गोली हो, चाहे आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन की गोली हो, चाहे वो डाइक्लोफेनेक या वोबरान जैसी गोली हो, चाहे वो इंडोमेथासिन या इंडोकेप्टियार जैसी कैप्सूल हो, या नेप्रोक्सॉन जैसी जो ना दवाइयां हैं, ये सब पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि इन दवाइयों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, अगर आपको फीवर है, आपको कोई भी इन्फ्लेमेशन है, तो ये जो मेडिसिन है ये बिल्कुल सही बात है कि आपको हेल्प करती हैं। लेकिन जो खाने की थैली की जो सतह है उसके ऊपर जो म्यूकस की लेयर होती है, उस म्यूकस की लेयर को ये जो मेडिसिन हैं या पेन किलर्स हैं ये डैमेज करने की ताकत रखती हैं। अगर आप लंबे समय पेन किलर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो सतह है ये डैमेज हो जाएगी, और म्यूकस की लेयर जो है ना फिनिश हो जाएगी, तो आपका ही एसिड आपके ही खाने की थैली की सरफेस उसमें जाके सेल्स को डैमेज करेगा और अल्सर क्रिएट करेगा। तो नंबर 3 पर आते हैं पेन किलर। तो एसिड अगर ज्यादा है तो अल्सर बनेगा, हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है तो अल्सर बनेगा, और दर्द निवारक दवाइयां आप ज्यादा खाते हैं तो अल्सर बनेगा। नंबर 4 पर आते हैं रेयर ट्यूमर्स। देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स, जैसे जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, ये कुछ तरह के ट्यूमर होते हैं जो कुछ हार्मोन बनाते हैं, जैसे गेस्टिन हार्मोन बनाता है। जो गेस्टिन जैसा हार्मोन है ये खाने की थैली में बहुत लार्ज अमाउंट एसिड को प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। अगर गेस्टिन का सिक्रीशन बढ़ा तो लार्ज अमाउंट एसिड स्टमक के अंदर आएगा एंड अल्सर डेवलप हो जाएंगे। तो जो रेयर ट्यूमर्स लाइक जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम ये अल्सर बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आपको कॉमन उस पर इन चीजों को देखने की जरूरत है कि आपके पास में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो आपको अल्सर के लिए प्रोन बनाते हैं या आपको अल्सर के रिस्क में खड़ा करते हैं।
अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं या रेगुलरली लेते हैं, तो आप रिस्क में खड़े होते हैं। आप अगर स्मोकिंग रेगुलरली करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो आप रिस्क में खड़े होते हैं। आप किसी भी रूप में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप खैनी खाते हो, चाहे आप गुटखा खाते हो, चाहे आप नीचे जो है ना मुंह में किसी रूप में भी अगर तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो आप अल्सर जैसी बीमारी के रिस्क में खड़े हो जाते हैं। अगर आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की हैबिट है या स्ट्रेस डेवलप हो गई किसी भी रीजन से, साइंस ऐसा मानती है कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जो आज की तारीख में अल्सर के लिए जिम्मेदार है। आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडिएशन थेरेपी हुई, अल्सर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको कोई भी इलनेस है जिसके चलते आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, आप क्रिटिकली इल हैं, आपको बहुत सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ी, आप आईसीयू में भी आपको रहना पड़ा, तो अल्सर का इंसिडेंस इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स में हमेशा ज्यादा होता है। आपकी कोई लंबी सर्जरी हुई जिसके चलते आपको लंबा हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो जो अल्सर जैसी बीमारियां हैं उनका हमेशा रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क जो फैक्टर्स हैं उनमें मेडिसिन आती हैं, पेन किलर तो मैंने बात की कि पेन किलर तो करते ही करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड जैसी दवाइयां हैं, किसी भी कारण से आप लें, जैसे आप वाइसोलोन लेते हैं, ओमनाकाट्रिल लेते हैं, डेकाड्रान लेते हैं, जब भी स्टेरॉइड जैसी दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्सर का जो इंसिडेंस, अल्सर का रिस्क वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। फॉर दैट मैटर इवन कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, अगर आप लेते हैं लंबे समय तो उनसे भी ये खतरा रहता है कि अल्सर जैसी बीमारी कहीं डेवलप ना हो जाए। तो जहां तक अल्सर के कारणों को अगर हम ध्यान से देखें तो एसिड तो इंपॉर्टेंट है जो अल्सर बनाने की ताकत रखता है, लेकिन हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, पेन किलर एंड देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स जो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अल्सर जैसी बीमारी है, अगर आपके रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से देखें, अगर ये रिस्क फैक्टर आपकी बॉडी में होंगे तो आपको रिस्क ज्यादा हो जाती है। उस रिस्क फैक्टर में अगर हम देखें तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपकी डाइट कैसी है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, आप टोबैको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, आपका अल्कोहल इंटेक कैसा है और आपका स्ट्रेस का लेवल कैसा है, ये चीजें डिटरमाइन करेंगी कि कहीं आपको अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं डेवलप हो जाएगी। तो अल्सर की बीमारी के कारण एंड उसके रिस्क फैक्टर, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।